साथियों, तो आज मैं साहिबा भी फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर अपना चैनल दैट इज A1 इंग्लिश 360 डिग्री। बेटा आज जो हम करने जा रहे हैं लिटरेरी डिवाइस दैट इज ट्रांसफर एपिथेट। तो जैसे टाइटल से ही हमें क्लियर है, ट्रांसफर यानी मूव कर जाना कहीं से कहीं। तो क्या चीज मूव कर गई ये जानते हैं। ट्रांसफर हो गया क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का ट्रांसफर हो जाना कहां से कहां? एक पर्सन के पास लगा है जो ऑब्जेक्टिव, वो ट्रांसफर हो गया कहां? इन फ्रंट ऑफ समथिंग एल्स। तो वो एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब कर रहा है एक पर्सन को, वो अब किसके आगे लग गया? इन फ्रंट ऑफ समथिंग एल्स, किसी और के आगे लग गया। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर एपिथेट. So it is used to describe one thing that is applied to the other. तो एक चीज जो कि अप्लाई कर दी गई है किस पे? अनदर थिंग पे. अब देखते हैं एग्जाम्पल. The plowman homewards plods his weary way. तो यानी कि इधर कहा जा रहा है कि थका हुआ रास्ता है, रास्ता को वियरी वे, वियरी मीन्स थका हुआ रास्ता है. जो प्लोमैन जिस होमवर्ड्स जा रहा है, अपने घर की तरफ जिस रास्ते पे निकल रहा है, वो रास्ता थका हुआ है. रास्ता थोड़ी ना थक जाता है. जो प्लोमैन, जो किसान पूरे दिन काम कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, थका वो है. सो प्लोमैन थक गया है. इंसान थकता है, रास्ता कभी नहीं थकता. तो एपिथेट मतलब ये जो एडजेक्टिव है, ये लगना कहाँ? थका हुआ लगना किसके आगे चाहिए था? प्लोमैन के आगे. और लग किसके आगे गया? रास्ते के आगे. तो ट्रांसफर हो गया, गलत जगह पे लग गया, यानी कि बदल गया. लगना यहां था और लग किसके साथ गया? वे के साथ लग गया. सो इट इज ट्रांसफर, यानी कि एपिथेट का ट्रांसफर हो गया यहां से वहां. तो जहां लगना चाहिए था उसकी जगह कहां लग गया? दूसरी जगह लग गया. उसको कहेंगे ट्रांसफर ऑफ एपिथेट. अब एग्जांपल लेते हैं. ऐसे कैसे होते हैं? जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है स्लीपलेस नाइट. अब बेटा आई वॉज स्लीपलेस द होल नाइट, या आई वॉज स्लीपलेस इन द नाइट. मैं स्लीपलेस था, मैं सो नहीं पाया रात को. तो मैं यानी कि स्लीपलेस कौन था? जागा कौन रहा? मैं जागा रहा. बट इधर क्या है? इधर क्या लिखा हुआ है? स्लीप द नाइट वॉज स्लीपलेस. रात सोई नहीं. रात कैसे जागती है? तो ट्रांसफर एपिथेट है, यानी कि लगना कहीं चाहिए था टाइटल और लग कहीं गया. तो सोया कौन नहीं? he didn't slept the whole night. वो नहीं सोया पूरी रात. और इधर क्या है? स्लीपलेस किसको कहा गया है? नाइट को. तो एडजेक्टिव किसके आगे लग गया? नाइट के आगे लग गया एडजेक्टिव. सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ एडजेक्टिव. ट्रांसफर हो गया एडजेक्टिव किससे? ह्यूमन बीइंग से. कहां पे ट्रांसफर हो गया? एक नाइट पे. अब चलते हैं आगे. हैप्पी मॉर्निंग. सो आई एम, अगर मैं लिखूं आई एम हैप्पी दिस मॉर्निंग, तो मैं हैप्पी हूं. हैप्पी कौन है? खुश कौन है? आई. खुश कौन है? हैप्पी कौन है? आई. और इधर क्या लिख दिया गया है? इधर ये जो गर्ल है ये हैप्पी है, ठीक है. तो ये गर्ल कह रही है कि दैट आई एम हैप्पी दिस मॉर्निंग. तो दिस गर्ल इज हैप्पी. ये जो हैप्पी है किसको डिस्क्राइब कर रहा है? इस गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि खुश कौन है? ये लड़की खुश है. बट इधर क्या कहां लग गया एडजेक्टिव? हैप्पी जो एडजेक्टिव है गर्ल के आगे लगना चाहिए था. लग कहां पे गया? मॉर्निंग के आगे. तो गलत जगह पे लग गया, यानी ट्रांसफर हो गया एडजेक्टिव इधर से उधर. उसको कहेंगे ट्रांसफर ऑफ एपिथेट. इसको कहेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट. चलते हैं आगे, जानते हैं एग्जांपल.
रेस्टलेस सी। पहला है इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब कि रिवर्सल ऑफ द यूजुअल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। जो यूजुअली वर्ड्स का ऑर्डर रहता है उस ऑर्डर को एक सेंटेंस में क्या कर देना, वर्ड के ऑर्डर को थोड़ा सा रिवर्स कर देना, उसको कहते हैं इन्वर्जन। सो रिवर्सल ऑफ द यूजुअल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड इन्वर्जन। अब एग्जांपल लेते हैं। नेवर हैव आई हर्ड सच नॉनसेंस। सो इधर क्या होना चाहिए, सेंटेंस था क्या, आई हैव नेवर हर्ड सच नॉनसेंस। आई हैव नेवर हर्ड, आई हैव नेवर हर्ड सच नॉनसेंस। ठीक है, तो अब सेंटेंस हमारे पास ये था, हमने इसको इन्वर्जन किया। इन्वर्जन करने के बाद जो सबसे पहले बाहर क्या आया, एडवर्ब। नेवर क्या, एक एडवर्ब, वो सबसे पहले आगे आया। उसके बाद क्या आया, हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैव, और सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट जो सबसे आगे था वो पीछे चला गया। तो इन्वर्जन में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वो कहाँ चला जाता है, सब्जेक्ट जब इन्वर्जन होता है तो सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पीछे आता है और हेल्पिंग वर्ब आगे आता है। सो इन्वर्जन का ये रूल होता है बेटा। हमने यहाँ पे इन्वर्जन किया। इन्वर्जन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हेल्पिंग वर्ब, हैव जो हेल्पिंग वर्ब था वो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब के पीछे हमारा आया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो है पीछे चला जाता है किसके, हेल्पिंग वर्ब के। सो दिस इज द रूल ऑफ इन्वर्जन। अब एग्जांपल लेते हैं एक और। देखने में ये इंटेरोगेटिव लगते हैं पर ये होते नहीं है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हार्डली, हार्डली हैड आई, हार्डली हैड आई go to, hardly had I gone to school। ठीक है, hardly had I gone to school। तो इसमें क्या है बेटा, हार्डली एडवर्ब है हमारे पास। ठीक है, एडवर्ब आगे आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के पीछे मैंने बताया ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट सेंटेंस में पहले होता था वो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के पीछे आ जाएगा। तो आई हैड हार्डली गॉन टू द स्कूल था सेंटेंस, आई हैड हार्डली गॉन, इसका इन्वर्जन कर दिया गया। ठीक है, हार्डली एडवर्ब्स पहले आ गया, हार्डली, उसके बाद क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ड हैड, उसके बाद आई हैडली, हार्डली हैड आई गॉन टू द स्कूल। तो सेंटेंस जो है इन्वर्स हो गया, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। ये रूल होता है इन्वर्जन का। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पार्शियल इन्वर्जन। अब चलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन पे। रिटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चंस आर दोज विच आर नॉट मेंट टू बी आंसर, जिसमें क्वेश्चन मार्क तो लगा होता है पर उसका आंसर देना जरूरी नहीं होता। सो दिस इज कॉल्ड रिटोरिकल डिवाइस, इसको रिटोरिकल डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हाउ कुड आई, सो हम अपने आप बोलते हैं ना, यार मेरे से क्या गलती होगी, हाउ कुड आई बी सो स्टूपिड, ऐसी गलती मैं कैसे कर सकता था, हाउ कुड आई बी सो स्टूपिड, ये स्टूपिडिटी की है मैंने, गलती की है। तो हम अपने आप को ऐसे बोलते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई आंसर देना जरूरी है, इसका आंसर नहीं देना जरूरी। सो दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन, ये सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसका विच इज नॉट मेंट टू बी आंसर, जिसका आंसर देना जरूरी नहीं है। ठीक है, और इसमें सिर्फ इसको रिटोरिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक इंटेरोगेशन वाला मार्क लगा होता है, ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है, जिस वजह से इसको रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। का एग्जांपल है, इफ विंटर कम्स, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, क्वेश्चन मार्क। सो एक जनरल क्वेश्चन वो पूछ रहा है पोम में कि अगर विंटर आ गया तो क्या स्प्रिंग भी दूर है, नहीं ना, तो इसका आंसर नहीं देना, वो अपने आप ही क्वेश्चन कर रहा है कि अगर विंटर आ गया तो स्प्रिंग भी दूर नहीं है, स्प्रिंग भी जल्द से जल्द आ जाएगा। तो विंटर, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो ये क्वेश्चंस है जिनका आंसर देना जरूरी नहीं है।
जुग्मा। अब जुग्मा क्या है? जुग्मा इज द फिगर ऑफ स्पीच जिसमें एक वर्ड डिफरेंट यानी कि दो, टू और मोर देन टू वेज में उसको यूज किया जाता है। एक वर्ड है बट इट इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज। एक शब्द उसको डिफरेंट वेज में यूज किया जाए उसको कहते हैं जुग्मा। तो डिफरेंट वेज में कैसे यूज किया गया? पहला देखिए, शी ब्रोक हिज कार। शी ब्रोक हिज कार, उसने अपनी कार तोड़ दी। कोई ऑब्जेक्ट टूटा है, शी ब्रोक हिज कार। उसके बाद एंड हिज हार्ट, और उसका दिल भी तोड़ दिया। तो दिल का टूटना और कार का टूटना, ये दोनों क्या है? डिफरेंट चीजें हैं, दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट है। एक ही वर्ड है ब्रोक, एक ही वर्ड है तोड़ना, एक है जिससे ऐसा टूटना जिससे कोई ऑब्जेक्ट टूट रहा है, कार या कुछ, और एक ऐसा टूटना है जिससे क्या टूट रहा है? दिल टूट रहा है। हार्ट इज ब्रेकिंग। नेक्स्ट, ही लॉस्ट हिज कीज, उसने अपनी चाबियां खो दी। ही लॉस्ट हिज कीज। लॉस्ट, खोना किसके साथ आ रहा है? कोई ऑब्जेक्ट खो रहा है। और लॉस्ट हिज टेम्पर, अपना आपा खो दिया उसने। आपा होता है ना, गुस्सा आ गया, उसने अपना आपा खो दिया, उतना हाई टेम्पर्ड हो गया, उसको उतना गुस्सा आ गया। तो गुस्सा आने के लिए भी यूज होता है। लॉस्ट हिज टेम्पर का मतलब क्या होता है? कि गेटिंग एंग्री। एक किस वे में यूज हुआ है? ये गेटिंग एंग्री के सेंस में यूज हुआ है। और एक किस वे में यूज हुआ है? गेटिंग एंग्री। एंड दूसरा यूज हुआ है लॉस्ट हिज कीज, यानी कि अपने खोने के उसमें कि कोई भी चीज हमने खो दी। ठीक है, दैट इज लॉस्ट के सेंस में। तो दो डिफरेंट वेज में से यूज किया गया है। शी टुक हिज हैट एंड हिज लीव। अगर मैं ये बोलूं, ही टुक हिज हैट, he took his hat and his leave। लीव होता है छुट्टी ले ली उसने, ठीक है। उसने अपनी टोपी ले ली और अपनी लीव यानी कि वो छुट्टी पे चला गया। तो टुक, एक टुक का इधर मतलब है कि अपनी कैप को उठा लिया उसने, और दूसरे टुक का मतलब है कि अपनी जो उसने छुट्टी है वो कर ली, यानी कि ऑफिस की अपनी छुट्टी उसने ले ली। तो दोनों के टुक में दोनों तरफ क्या है? डिफरेंट वेज में टुक को यूज किया गया है। शी ओपन्ड हर डोर एंड हर हार्ट। उसने अपना डोर ओपन किया। शी ओपन्ड हर डोर एंड हर हार्ट। उसने अपना दरवाजा खोला और अपना दिल भी खोल दिया। तो दरवाजा खोलना दैट इज एन ऑब्जेक्ट को ओपन कर रहा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है डोर जिसको वो खोल रहे हैं, और दिल का खोलना मतलब एंड ओपन हर हार्ट, जैसे कि किसी से प्रेम में है तो उसने अपना दिल ओपन कर दिया उसके लिए, या फिर वो उसने अपना दिल खोल के उसने चैरिटी की। शी ओपन्ड हर हार्ट एंड डिड अ लॉट ऑफ चैरिटी। उसने काफी चैरिटी की, दिल खोल के चैरिटी की। तो दोनों में खोलने का, ओपन का अलग अलग डिफरेंट मतलब है जो हम इसमें यूज करा है। तो दिस इज कॉल्ड जुग्मा, यानी एक ही शब्द है ओपन करना, उसको दो डिफरेंट तरीके से यूज किया गया। एक ऑब्जेक्ट को ओपन कर रहे हैं, एक दिल को उसने अपने दिल को बड़ा किया, या फिर उसने दिल को खोला है। कैसे खोला है? अपने चैरिटी वगैरह करके। आयरनी, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे आते हैं, दैट इज आयरनी। तो जानते हैं आयरनी क्या होता है? व्हेन द रियलिटी इज द अपोजिट ऑफ व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। जो सच्चाई है वो उससे उल्टी होती है, उससे बहुत अलग होती है जो रियली में हम सोच रहे होते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ऐसा होगा कहानी में, यार ऐसा चल रहा है, अब इसके बाद ऐसा होगा, और होता उल्टा है। तो क्या हो गया? ये आयरनी हो गई स्टोरी की, यार होना तो ऐसा चाहिए था, हो ऐसा गया। तो ये तो आयरनी हो गई ना, ये कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। सो दिस इज कॉल्ड आयरनी। अ फायर डिपार्टमेंट बर्निंग डाउन। एक जो फायर डिपार्टमेंट है दैट इज बर्निंग डाउन। एक फायर डिपार्टमेंट बर्निंग डाउन, जल रहा है, राख हो रहा है। एक फायर डिपार्टमेंट है। फायर डिपार्टमेंट यानी कि जो आग बुझाने का काम करता है। तो एक जगह जो आग बुझाने का काम करती है, तो उसमें एक्सपेक्ट हम क्या कर रहे हैं? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां पे कभी भी आग नहीं लग सकती, क्योंकि
यहाँ पे तो मेन आग बुझाने का काम होता है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि यहाँ पे आग बुझाई जाएगी, और इधर हो क्या रहा है, आग लग रही है, तो दोनों हमारी एक्सपेक्टेशन से बात उल्टी जा रही है, बिल्कुल उल्टी हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड आयरनी. सो अ फायर डिपार्टमेंट इज बर्निंग डाउन. फायर डिपार्टमेंट, अगर मैं लिखती कि फायर डिपार्टमेंट इज, वो आग को बुझा रहा है फायर डिपार्टमेंट, तो ये सही होता सेंटेंस, आयरन, तब तो इस सेंटेंस में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके साथ जाती चीज, पर अब क्या है, चीज उल्टी जा रही है. अ मैन विन्स द लॉटरी बट डाइज द नेक्स्ट डे. एक आदमी है, उसने जीत ली, क्या जीत ली, लॉटरी, तो ये तो बहुत खुशी की बात है. अब नेक्स्ट आगे क्या होना चाहिए था कि ये आदमी है, इसने लॉटरी जीत ली, तो अब इसको तो लॉटरी जीतने के बाद तो खुश होना चाहिए, ऐश करना चाहिए, खरीद रहा हूँ, वो खरीद रहा हूँ, और जिंदगी आसान हो गई, एवरीथिंग वेंट सो नाइस. बट जिंदगी इधर क्या बोल रहा है, जिंदगी आसान क्या हो गई, जिंदगी तो निकल पड़ी, यानी कि खत्म हो गया वो. ही डाइज द नेक्स्ट डे, तो वो मर गया, डाई हो गया, तो ये तो आयरन ही हो गई. लॉटरी निकली, इसके बाद एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं हम कि कुछ अच्छा होगा, कुछ बेटर होगा उसकी लाइफ में, अब उसकी लाइफ सुधर जाएगी, बट ही डाइज द नेक्स्ट डे, तो ये आयरन ही हो गई. यानी कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि स्टोरी में अब आगे अच्छा होगा, कुछ ऐसा होगा वैसा होगा, और उससे उल्टा हो जाता है स्टोरी में, तो हमें, हमारे लिए क्या होती है, वो आयरन ही बन जाती है. यानी कि वो चीज हमारी एक्सपेक्टेशन से जो हम उम्मीद कर रहे होते हैं उससे चीज उल्टी चली जाए, तो दैट बिकम्स आयरन. फिगर ऑफ स्पीच यूफेमिज्म की तरफ. व्हाट इज यूफेमिज्म? यूफेमिज्म, यू टर्म का मतलब क्या होता है, यू मीन्स गुड एंड फेमिज्म मीन्स स्पीच. फेमी मीन्स होता है स्पीच. सो गुड स्पीच फॉर समथिंग बैड. यूफेमिज्म मतलब गुड स्पीच फॉर समथिंग बैड. अब इसमें बेसिकली क्या होता है, पोलाइट और माइल्ड एक्सप्रेशन यूज किया जाता है, किसके लिए, हार्श वर्ड्स के लिए, और हार्श वर्ड्स हो गए, क्या कहते हैं, या बैड लैंग्वेज हो गई, उनके लिए कैसी लैंग्वेज यूज की जाती है, पोलाइट लैंग्वेज. पोलाइट लैंग्वेज, माइल्ड लैंग्वेज, इन लैंग्वेजेस का यूज होता है फॉर द हार्श एंड बिटर लैंग्वेज. तो इसका मतलब है यूफेमिज्म. अब हार्श लैंग्वेज कैसे हो गई, जैसे कि डाइड, मैंने बोल दिया कि वो मर गया, वो ही डाइड, तो उसकी जगह क्या बोलना चाहिए, ही पास्ड अवे, बिकॉज मर गया या फिर डाइड इज अ लिटिल हार्श वर्ड, but if I say passed away, it sounds a little bit polite, so it becomes that he passed away instead of died. हम कहते हैं कोई जॉब कर रहे होते हैं कि उसको निकाल दिया, he got fired, यानी कि उसको निकाल दिया गया, तो fired की जगह पोलाइट वर्ड क्या है, let go, मतलब कंपनी ने उसको क्या कर दिया, let go कर दिया instead of fired, तो let go is a better word. नाउ पुअर, गरीब बोलना, पुअर बोलना किसी को इज अ लिटिल बिट हार्श, और इसकी जगह हम पोलाइट क्या यूज कर सकते हैं, ही इज इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड. ठीक है. अब ओल्ड पर्सन, बूढ़ा आदमी, या क्या कहते हैं, बूढ़ा, उसको हम कहते हैं ना, लोग चिढ़ जाते हैं उनको बूढ़ा बूढ़ा बोलो, तो उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, ही इज अ सीनियर सिटीजन. बूढ़े की जगह हम सीनियर सिटीजन यूज कर सकते हैं. सो दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ यूफेमिज्म. ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, यूफेमिज्म के. अब बेटा चलते हैं डायस्फेमिज्म की तरफ. सो इंस्टेड ऑफ अ न्यूट्रल और अ माइल्ड लैंग्वेज, एक न्यूट्रल और माइल्ड लैंग्वेज की जगह किस लैंग्वेज का यूज करना, हार्श और ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज करना कहलाता है डायफिज्म. सो न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल और माइल्ड, एक न्यूट्रल और माइल्ड लैंग्वेज की जगह हार्श लैंग्वेज का यूज करना कहलाता है डिसफेमिज्म. सो डिसफेमिज्म, डिस मतलब बैड एंड फेमी मीन्स स्पीच, सो बैड स्पीच फॉर समथिंग गुड. गुड और न्यूट्रल, गुड या न्यूट्रल के लिए कोई बैड स्पीच का देना. So usually this is done to show the anger, dislike और contempt. ये हमें डायस्फेमिज्म यूज करते हैं हम, क्यों,
क्यों यूज करते हैं हम हार्श वर्ड्स का? टू शो एंगर, अपना गुस्सा दिखाने के लिए हार्श वर्ड्स का यूज करते हैं. टू शो एंगर, डिसलाइक एंड कंटेम्प्ट. एंड कंटेम्प्ट शो करने के लिए हम डायस्फेमिज्म का यूज करते हैं. सो डाइस वर्ड ये रूट वर्ड है किसके लिए? बैड के लिए. और फेमी जो रूट वर्ड होता है वो स्पीच के लिए होता है. सो बैड स्पीच फॉर समथिंग गुड. अब इसके एग्जांपल्स ले देते हैं. क्रोक्ड इंस्टेड ऑफ डाइड. हम बोलते हैं कि वो निपट गया. क्रोक्ड, अरे वो तो निपट गया, तो बुरा लगता है ना. अगर हम बोलें कि ही डाइड तो इट्स बेटर. तो थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज को यूज किया जाता है इसमें डायस्फेमिज्म में. निपट गया यानी क्रॉक्ड. एक्स्ड इंस्टेड ऑफ हम कहते हैं कि वो तो भैया आरी की, मतलब वो तो आरी से कट गया. एक्स्ड तो यानी कि कुल्हाड़ी से, उस पे कुल्हाड़ी चल गई. अगर बोल देते हैं ना उस पे तो कुल्हाड़ी चल गई, यानी कि उसको जॉब से निकाल दिया. लेजी बम, और पुअर गरीब लोगों को कह दिया जाता है ही इज अ लेजी बम. तो ये एक तरीके से उनका मजाक बनाना, हार्श लैंग्वेज का यूज करना. ओल्ड गीजर, सीनियर और ओल्ड पीपल को क्या कहा जाता है? ओल्ड गीजर. ये तो ओल्ड गीजर है यार, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये तो ओल्ड गीजर है. तो इस तरीके से हार्श लैंग्वेजेस का यूज करना फॉर द न्यूट्रल और माइल्ड लैंग्वेज. न्यूट्रल और माइल्ड चीजों के लिए हार्श चीजों का यूज करना कहलाता है डायस्फेमिज्म. सो दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स. एक हम कह सकते हैं बॉसी वुमेन. जो बॉसी वुमेन है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? नैग. नैग, जो हमेशा नैग करती रहती है, हम कहते हैं तो नैग है. तो किसके लिए यूज करते हैं नैग वर्ड? बॉसी वुमेन के लिए. और पुअर रेजिडेंशियल जो एरियाज होते हैं उनके लिए हम क्या वर्ड, हार्श वर्ड यूज करते हैं? तो स्लम है. ये तो स्लम है, झोपड़ी है. तो पुअर रेजिडेंशियल एरियाज, ये वर्ड बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ स्लम. तो हम क्या वर्ड यूज कर देते हैं स्लम की जगह? स्लम वर्ड है, उसकी जगह हम किसकी जगह ये स्लम वर्ड यूज करते हैं? पुअर रेजिडेंशियल एरियाज. पुअर रेजिडेंशियल एरियाज की जगह. सो दिस इज अबाउट द डायस्फेमिज्म एंड यूफेमिज्म. चलते हैं आगे क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स की तरफ. अब क्लाइमेक्स क्या होता है? जब असेंडिंग ऑर्डर में इवेंट्स चल रहे हो, एक ऑर्डर क्या है? असेंडिंग ऑर्डर है, तो उसको कहेंगे क्लाइमेक्स. यानी कि बिल्डिंग अप एन एक्साइटमेंट पॉइंट राउंड. उसके बाद ग्रोथ होती है स्टोरी की, और जब स्टोरी ग्रो करती है तो एट लास्ट एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचती है वो कहानी जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट का लेवल होता है. तो जहाँ एक्साइटिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है उसको कहते हैं स्टोरी का ये क्लाइमेक्स है. ठीक है. एग्जाम्पल जैसे आई सॉ, आई केम, आई कॉन्कर्ड. मैंने पहले उस कंट्री को देखा, फिर मैं वहां गया, फिर मैंने उस पर कब्जा कर लिया, राज कर लिया. तो ये एक सीरीज में है, एक असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में बातों को कहा गया है. जैसे हीरो ने सबसे पहले क्या किया? एंटोगोनिस्ट यानी कि विलेन को डिफीट किया हीरो ने. फिर उसने क्या किया? अपनी प्रिंसेस को, अपनी रानी को उसके चंगुल से छुड़ा लिया. एंड देन विन द किंगडम. उसके बाद उसका पूरा राज्य है उसको विन कर लिया. ठीक है. में चल रहा है विलेन, द हीरो डिफीट्स द विलेन, रेस्क्यूज द प्रिंसेस एंड देन विन द किंगडम. सो दिस इज द सीक्वेंस. ये एक सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में चीजें हो रही हैं. दैट मीन्स क्लाइमेक्स. अब एंटी क्लाइमेक्स इसका अपोजिट है. इसमें क्या होगा? चीजें घटते क्रम में होंगी. यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं द विलेन, द हीरो रैन फास्ट. ठीक है. रैन फास्ट. ठीक है. आफ्टर सम टाइम, after some time sat down and then slept. तो क्या हो रहा है कि हीरो पहले तो भाग रहा है, फिर वो वहीं बैठ जाता है और फिर वो वहीं सो जाता है. तो यानी कि
एक तरीके से पहले वो उसे सोना चाहिए था हीरो को, अगर वो सोया है तो उसको बैठना चाहिए था, और बैठने के बाद उसे खड़े होके भागना चाहिए था, और भाग के उसको हीरो को विलन को पकड़ना चाहिए था। तो एक एंटी क्लाइमेक्स में क्या सब कुछ उल्टा हो रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, और एक डिसअपॉइंटिंग पॉइंट पे हम पहुंच जाते हैं। एक एक्साइटिंग पॉइंट से वी रीच टू अ डिसअपॉइंटिंग पॉइंट। तो दिस इज कॉल्ड एंटी क्लाइमेक्स। जैसे कि हीरो है, हीरो चेस कर रहा है किसको, विलन को, मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहा है। देन वो ट्रिप करता है एक रॉक से, और फिर एंड में वो विलन को, जो विलन होता है वो भाग ही जाता है। तो ये क्या स्टोरी बनी, जो विलन को वो पकड़ ही नहीं पाया, विलन भाग ही गया उसके चंगुल से, तो यानी कि स्टोरी तो एंटी क्लाइमेक्स उल्टी पड़ गई। विलन को तो पकड़ के उसको मार के उसको वो कर देना चाहिए था, हीरो को खत्म। तो बट ये स्टोरी में क्या हो गया, एंटी क्लाइमेक्स हो गया, यानी कि जो इसका मोड़ लेना चाहिए था वो स्टोरी नहीं ली, एंटी हो गई स्टोरी। यानी कि क्या हो गया, विलन जो है वो भाग गया, विलन गेट्स अवे। प्रीवियस ईयर से उठाए हैं ये सारे क्वेश्चन मैंने। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन, फुल फेथम 5 डाई फादर लाइज। तो फुल में एफ की रेपिटेशन है फुल में, देन फेथम 5 फादर, एफ इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, एफ जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। और एफ है क्या, एफ एक कॉन्सोनेंट लेटर है, एफ हमारे पास एक कॉन्सोनेंट लेटर है। और जब कॉन्सोनेंट लेटर की रेपिटेशन होती है अगेन एंड अगेन, बार बार, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंस। वो क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंस। ठीक है। और अगर वॉवल साउंड की बार बार रेपिटेशन होती है तो वो कहलाता है एसोनेंस। अब हमें देखना है कि ये कॉन्सोनेंस है या एसोनेंस है। तो ये है कॉन्सोनेंस, बट इसमें ऑप्शन में भी तो चेक करना है। ऐसा है कि हमारा आंसर ये है भाई, ऑप्शन में नहीं है तो हम तो यही टिक लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो जो ऑप्शन में है वो भी तो हमें देखना है कि ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में हमें देखना है एसोनेंस, एलिट्रेशन, ओनोमोटोपोइया, पर्सोनिफिकेशन है। तो ये दोनों एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंट, ये सब पार्ट्स हैं। किसके पार्ट है, इसका जो मेन टाइटल है वो है एलिट्रेशन। क्या है बेटा, एलिट्रेशन। सो एलिट्रेशन मेन है, और एलिट्रेशन के दो पार्ट्स होते हैं, क्या क्या, कॉन्सोनेंस एंड एसोनेंस। कॉन्सोनेंस और एसोनेंस। एसोनेंस में ए आई ई ओ यू ये वॉवल्स रिपीट होते हैं। और कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है, कॉन्सोनेंट में रेपिटेशन होती है किस लेटर की, जो कि इन 5 के अलावा बाकी के कितने हो गए, 21 लेटर होते हैं कॉन्सोनेंट के, चाहे वो बी हो, चाहे के हो, चाहे एफ हो, चाहे वो जेड हो, चाहे वाई हो, इनमें से कोई भी 21 लेटर जो है रिपीट हो गए। अगर कोई भी लेटर रिपीट होता है बार बार कॉन्सोनेंट साउंड, तो उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो इधर एफ है, एफ रिपीट हो रहा है, तो यानी क्या बना, कॉन्सोनेंट्स बना। ठीक है। अब बेटा आंसर हमारा क्या लगेगा, एलिट्रेशन। आंसर हमारा क्या लगेगा, एलिट्रेशन, क्योंकि इसमें ऑप्शन में कॉन्सोनेंट्स है नहीं। ठीक है। अब बेटा ये मैंने बता दिया आपको, एसोनेंस क्या होता है, जिसमें वोवल साउंड रिपीट होती है, वोवल लेटर रिपीट होते हैं। ओनोमोटोपोइया जिसमें क्या होता है, नेचुरल साउंड किसी में से निकल रही हो, वो होता है ओनोमोटोपोइया। जैसे कि क्लॉक की साउंड क्या होती है, टिक टॉक टिक टॉक, तो क्लॉक की नेचुरल साउंड है। छप छप पानी में लैपिंग की साउंड है। और जो भी एनिमल्स की म्याऊ म्याऊ है, कैट की साउंड है, वो सब ओनोमोटोपोइया के अंडर आती है। अब है एक आंसर, एक ऑप्शन है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जिसमें ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है किसको, इन एनिमेट थिंग्स को। ह्यूमन क्वालिटी इज गिवन टू, ठीक है, टू इन एनिमेट और नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स को कैसा दिखाया जाता है, ह्यूमन बीइंग की तरह। तो ये होता है पर्सोनिफिकेशन। तो इनमें से कोई भी बेटा आंसर नहीं है, इनमें से आंसर है बी, एलिट्रेशन। तो जाएंगे हम एलिट्रेशन के साथ।
बात मैं और आपको महत्वपूर्ण बताना चाहूंगी कि फुल फेथम 5 died father lies, ये लाइन है कहाँ की? ये लाइन है बेटा, these are the lines of एरियल सॉन्ग, ये एरियल के सॉन्ग की लाइंस हैं। तो these are the lines from एरियल सॉन्ग, ये एरियल का एक सॉन्ग है। एरियल कौन था? ही वॉज अ करेक्टर इन, कौन से वर्क में से करेक्टर है? टेम्पेस्ट में से। सो द टेम्पेस्ट वर्क में से ये लाइन ली गई है, द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर। और ये कहता किससे है ये फुल फेथम वाली बात? एरियल ये बात कहता है, फुल फेथम वाली बात एरियल कहता है, किससे कहता है? फर्डिनेंड से। ठीक है, फर्डिनेंड से कहता है। फर्डिनेंड कौन होता है? हीरो, प्रोटोगेनिस्ट। ठीक है, हीरो होता है फर्डिनेंड किसका? द टेम्पेस्ट का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ फिगर ऑफ स्पीच बताइए, इसमें कौन सा है? ठीक है, अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, यानी कि तुम सिटीजन हो मीन ऑफ नो मीन सिटी। नो मीन सिटी का क्या मतलब है? जो सिटी है वो मीन नहीं है, यानी कि सिटी क्या है? बिग है या ग्रेट है, मीन नहीं है, बट सिटी जो है वो मीन नहीं है। सो अ सिटीजन ऑफ ग्रेट सिटी, अगर मैं लिख दूं अ सिटीजन ऑफ ग्रेट सिटी या लिख दूं अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, तो बात एक ही होगी, यानी कि दोनों बातें एक ही हैं, सिमिलर है, बट प्रेजेंट करने का वे डिफरेंट है। यानी कि एक बात एफर्मेटिव वे में प्रेजेंट की गई है और दूसरी बात नो या नॉट लगा के नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट की गई है। तो यही होता है लिटॉट्स, इसको कहते हैं लिटॉट्स, यानी कि किसी भी पॉजिटिव एफर्मेटिव बात को किसमें प्रेजेंट करना? नेगेटिव वे में प्रेजेंट करना। किसके यूज से? बाय यूजिंग नो या नॉट। ठीक है, इनका यूज करना, और इनका यूज करके कोई भी एफर्मेटिव सेंटेंस को हम क्या कर देते हैं? ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, बट मीनिंग चेंज नहीं होता। मीनिंग जो होता है डज नॉट चेंज, मीनिंग उसका चेंज नहीं होता सेंटेंस का। ठीक है, सो ये जिसमें हम नो लगा रहे हैं, नॉट लगा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लिटॉट्स। ये क्या कहलाएगा? लिटॉट्स कहलाएगा। एंड दिस इज टेकन, ये जो लाइन है ये ली गई है न्यू टेस्टामेंट ऑफ बाइबल से। तो ये लाइन कहां से ली गई है? आ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, न्यू टेस्टामेंट ऑफ बाइबल से ली गई है ये लाइंस, न्यू टेस्टामेंट ऑफ बाइबल्स। और बेटा इसको लाइटोटीज पढ़ते हैं बहुत जगह, लाइटोटीज, सो इट इज, हम इसको लाइटोटीज भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी लाइटोटीज is the answer, and this line is taken from New Testament of Bible. Then next, the whole city went out, the whole city went out to see the victorious journal. पूरी सिटी, क्या सिटी खुद उठ के बाहर चल सकती है? खुद बताइए, सिटी चल सकती है? नहीं चल सकती ना। कोई सिटी है, मैं कहूं दिल्ली चल के आ गया, went the Delhi came out, नहीं हो सकता, दिल्ली नहीं चल के आ सकती, दिल्ली के पीपल, दिल्ली के पीपल चल के आ सकते हैं। सो द होल सिटी से इधर क्या इंप्लाई कर रहा है? द पीपल, इट इज इंप्लाइंग द पीपल ऑफ होल सिटी, the people of whole city went out to see the victorious journal. So this is an example of metonymy. ये मेटानमी का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि जो पीपल है, पीपल किससे कनेक्टेड है? क्लोजली कनेक्टेड किससे है? लोग, जो सिटीजन है, जो पीपल है, वो किससे कनेक्टेड है? लोग जो होते हैं, पीपल है, वो क्लोजली कनेक्टेड होते हैं अपनी सिटी से। तो हमने सिटी बोल दिया, होल सिटी बोल दिया, या पीपल ऑफ होल सिटी बोल दिया, बात वही रहेगी। तो मेटोनमी में क्या होता है कि हम क्लोजली कनेक्टेड वर्ड ले लेते हैं। जैसे द पीपल ऑफ होल सिटी की जगह हमने क्या ले लिया? सिर्फ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड क्या ले लिया? सिटी यहाँ पे, या होल सिटी ले लिया हमने सिर्फ। ठीक है, तो
मेटोनमी रेफर्स टू द क्लोजली कनेक्टेड वर्ड। तो इसमें क्लोजली कनेक्टेड वर्ड लिया जाता है। तो हमने लिया हमने क्या लिया, हमने लिया द होल सिटी, सो इट इज मेटोनमी। ये मेटोनमी का एग्जांपल। नेक्स्ट, फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट हैज बीन कूल्ड फॉर अ लॉन्ग एज इन द डीप ड्वेल अर्थ। विंटेज यानी कि जो शराब लंबे समय से दबी हुई है, किसके अंदर, धरती के अंदर। सो टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा यानी कि नेचर का टेस्ट लेना, फ्लोरा का टेस्ट लेना, एंड द कंट्री ग्रीन, और ग्रीन कंट्री का आनंद लेना। डांस, प्रोविंशियल सॉन्ग एंड सनबर्न मिर्थ, ये सब चीजें, सनबर्न मिर्थ हो गई, या फिर प्रोविंशियल सॉन्ग हो गया, या फिर फ्लोरा हो गई, टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा हो गई, ये सब आनंद की चीजें हैं। मतलब इन चीजों से क्या मिलता है, हमें प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है। तो वो क्या कहना चाह रहा है इधर, क्वेश्चन क्या है कि सनबर्न मिर्थ किसका एग्जाम्पल है। तो इधर जो खुशी उसको नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनने से मिलती है, पोएट को जो हैप्पीनेस पोएट को नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनने से मिलती है, वही हैप्पीनेस पोएट को किससे मिलती है, टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा से, कंट्री ग्रीन से, डांस से, प्रोविंशियल सॉन्ग से, सनबर्न मिर्थ से। तो सनबर्न मिर्थ भी उसको इतनी ही खुशी देता है जितनी उसे किससे मिलती है, नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनने से मिलती है। तो ये बना सिनेस्थेसिया। सिनेस्थेसिया मीन्स, सिन मीन्स सिमिलर, ठीक है, और एस्थेसिया मीन्स फीलिंग, फीलिंग्स। सो सिमिलर फीलिंग्स को कंपेयर करना, सिमिलर फीलिंग्स यानी नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनने से जो प्लेजर मिल रहा है और सनबर्न मिर्थ से जो प्लेजर मिल रहा है वो सेम है। सो जब सिमिलर फीलिंग्स देता है कोई चीज तो उसको कहते हैं सिनेस्थेसिया। सो इट इज द सिमिलर फीलिंग्स। अब नाइटिंगेल का ये जो सॉन्ग है, दिस इज ओड टू नाइटिंगेल, ये जॉन कीट्स के वर्क से लिया गया है। और जॉन कीट्स का वर्क कौन सा है जिससे लाइन ली गई है, दैट इज ओड टू नाइटिंगेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वही आगे चल के क्या बनता है, फादर बनता है। क्या लिखा गया है कि जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो क्या है, फादर है। ठीक है, तो एक तरीके से ये बात अपने आप में, ये जो बात है अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब उल्टी बात कह रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है। एक तरफ वो बच्चा भी बोल रहा है, एक तरफ वो फादर भी बोल रहा है उसको, तो दोनों बातें आपस में कंट्राडिक्टरी हो गई ना। तो ये वही स्टेटमेंट है कि आपस में दोनों बातें कंट्राडिक्टरी होती हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं इसका डीपर मीनिंग होता है। इसका जो डीपर मीनिंग है, इसका जो डीपर मीनिंग होता है वो क्या होता है, ट्रूथ होता है, सच होता है। सो सच है ये इसका मीनिंग कि जो चाइल्ड है वो आगे चल के क्या बनता है, फादर बनता है। यही तो है ना कि चाइल्ड आगे चल के क्या बनता है, अल्टीमेटली वो बनेगा तो फादर ही। तो इसलिए ये स्टेटमेंट अगर हम डीपर मीनिंग में पढ़े, इसका डीपर मतलब पढ़े, तो ये अपने आप में ट्रूथ है, स्टेटमेंट सच है। सो दिस इज अ ट्रूथ स्टेटमेंट। और ये जो है किससे लिया गया है बेटा, वर्क के वर्क से। माई हार्ट लीप्स अप, वर्ड्सवर्थ का वर्क है माई हार्ट लीप्स अप, माई हार्ट लीप्स अप। और इसका सबटाइटल क्या है, द रेनबो। इसका सबटाइटल है द रेनबो। सो आंसर क्या हुआ, पैराडॉक्स। आंसर एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें आयरनी होती है, यानी कि जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी बातें होती है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है, ठीक है, बट अपने आप में क्या होती है, डीपर मीनिंग होता है इसका। दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स। नेक्स्ट, द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, अप आउट ऑफ द सी केम ही, एंड ही शोन ब्राइट
and on the right went into the sea. So the sun came up. Sun came up. हम कहते हैं ना कि वो he came up the stairs, she came up the stairs, Mohan came up the stairs, Radha came up. तो चलना, up होना, upon the left, and the sea came he, and he shone bright and on the right down into the sea. तो this shows कि क्या क्वालिटीज शो कर रहा है सन की, कि वो ही केम अप, वो आया गया, ये इंसान की क्वालिटीज होती है. सो इट इज शोइंग द ह्यूमन क्वालिटीज. ये ह्यूमन क्वालिटीज को शो कर रहा है कि सन के अंदर क्या है, ह्यूमन क्वालिटीज है. और जहां ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती है किसको, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती है. non-living things are given human qualities. तो वो क्या कहलाता है, personification. So answer will be C. The sun came up upon the left. ये लाइंस ली गई है rhyme of the ancient mariner से. So the rhyme of the ancient mariner. और ये किसका वर्क है, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर. बेटा ये लिरिकल बैलेट्स की पहली, हमारी लिरिकल बैलेट्स की पहली पोम है. तो ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है लिरिकल बैलेट्स का. और ये लिरिकल बैलेट्स की पहली पोम है. और किसके द्वारा लिखी गई थी लिरिकल बैलेट्स की पहली पोम, बाय एस.टी. कॉलरिज. सो दिस इज बाय एस.टी. कॉलरिज. एस.टी. कॉलरिज द्वारा है ये पोम. Thou great Anna, whom three realms obey. यानी कि तुम ग्रेट अन्ना हो जिसके अंडर तीन realms यानी तीन किंगडम है. दो समटाइम्स काउंसिल, जो कभी क्या कर रहा है, जिसके नीचे तीन तीन किंगडम हो, उसके नीचे इतना राज हो, उसके नीचे वो क्या कर रहा है, ही समटाइम्स. अब वो क्या कर रहा है, समटाइम्स काउंसिल कर रहा है. काउंसिल टेक मतलब किसी से काउंसलिंग ले रहा है, किसी से सलाह मशवरा ले रहा है, और समटाइम्स टी या किसी से टी ले रहा है. तो मतलब कहने का मतलब है कि इतना बड़ा ग्रेट किंग राजा अन्ना, वो जिसके नीचे तीन तीन किंगडम है, उससे किसी से काउंसलिंग लेने की और ये सब लेने की क्या जरूरत है. तो इट इज एंटी क्लाइमेक्स. ये क्या कहलाएगा, एंटी क्लाइमेक्स. क्योंकि बेटा एंटी क्लाइमेक्स में क्या होता है, एंटी क्लाइमेक्स में डिसअपॉइंटिंग एंड होता है. क्या होता है, डिसअपॉइंटिंग एंड होता है. और दूसरी बात, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में चीजें चलती है, रिवर्सल ऑर्डर में चीजें चलती है. क्लाइमेक्स में क्या होता, अगर ये क्लाइमेक्स होता तो पहले अगर वो लेता, पहले किसी से टी लेता, फिर किसी से काउंसलिंग लेता, काउंसलिंग लेने के बाद वो तीन राज्यों को जीत लेता और अपने अंडर बहुत सारे लोगों को रखता. तो ये क्लाइमेक्स होता, चीज बढ़ते क्रम में बढ़ती जाती, वो कहलाता क्लाइमेक्स. तो ये कहलाता है क्लाइमेक्स. क्लाइमेक्स का मतलब होता है बेटा, व्हेन द थिंग्स आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. जब चीजें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हो, अपनी ऑर्डर के हिसाब से बढ़ते क्रम में चल रही हो, तो वो कहलाता है क्लाइमेक्स. जहां पे इंटरेस्टिंग पॉइंट एकदम बन जाए एंड में जाके. बट अगर इससे उल्टी चीजें चल रही हो, कि पहले वो राजा बन गया, फिर वो किसी से सलाह ले रहा है, तो ये तो कहानी उल्टी चल रही है ना. तो इट इज एंटी क्लाइमेक्स. सो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम अलेक्जेंडर पोप्स वर्क. ये लाइन्स किससे ली गई हैं, अलेक्जेंडर पोप का वर्क है. कौन सा, द रेप ऑफ द लॉक. रेप ऑफ द लॉक से ली गई है ये लाइन्स. ठीक है. सो दिस इज नोन एज, ये क्या कहलाएगा, एंटी क्लाइमेक्स. चलते हैं नेक्स्ट. इफ अ पैराडॉक्सिकल अटरेंस कंबाइंस टू टर्म्स दैट इज ऑर्डिनरी यूसेज आर कॉन्ट्ररीज, सो इट इज कॉल्ड. जब दो कॉन्ट्ररी टर्म्स हमारे पास हो, दो कॉन्ट्ररी टर्म्स एक साथ रखी जाएं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओपन सीक्रेट. ठीक है, ओपन सीक्रेट. अब सीक्रेट, ओपन मतलब खुला होना, और सीक्रेट मतलब कुछ छुपा के रखना.
तो जब सीक्रेट ही ओपन हो जाए, सीक्रेट ही ओपन हो जाए तो वो सीक्रेट किस बात का रहेगा? तो दोनों क्या है, अपोजिट बातें हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से अपोजिट बातें हैं, ओपन भी और सीक्रेट भी। तो जहां क्या हो जाए, जहां पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स एक साथ लिखे जाए, वो क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज ऑक्सीमोरॉन। वो ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल कहलाता है। अब जैसे मैं बोल दूं ही इज रेगुलरली रेगुलर, यानी कि वो रेगुलरली क्या है? इरेगुलर। तो ही इज रेगुलरली इरेगुलर, ठीक है, ठीक है। दिस थिंग इज बिटर स्वीट, ये कड़वी भी है और स्वीट भी है, ठीक है। तो बेटा ही इज आइडली बिजी, ठीक है। तो अगर मैं ये सब बातें कहूं तो ये सब बातें क्या कह रही है? पढ़िए, इफ अ पैराडॉक्सिकल अटरेंस कंबाइंस टू टर्म्स, ऑर्डिनरी यूजेस आर कंट्ररीज, जो कि जब हम उसको नॉर्मली यूज करते हैं, इनकी दोनों वर्ड्स जो साथ में रखे गए, टू टर्म्स दैट आर केप्ट टुगेदर, वो कह रहे हैं कि दो टर्म्स जो साथ रखी गई हैं और इनको अगर हम ऑर्डिनरी यूज करें दोनों टर्म्स को, तो इनका यूजेज क्या है? अपोजिट है। ओपन को अगर हम यूज करें, ओपन द डोर, ठीक है, कीप दिस सीक्रेट, तो दोनों अपोजिट बातें हो गई, एक है खोलने के लिए, एक है बंद रखने के लिए बात को। तो दोनों अपोजिट बातें हो गई अगर हम इनको अलग अलग यूज करें। तो वही वो कह रहा है कि दो ऐसी टर्म जो अलग अलग यूज करो तो इनका अपोजिट मीनिंग निकलता है, वो टर्म साथ रख दी जाए तो वो कहलाएंगी क्या? ऑक्सीमोरॉन। सो ये जो ऑक्सीमोरॉन है, इसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच जानते हैं इसमें से। आई हैव रेड ऑल ऑफ मिल्टन, मैंने सारा मिल्टन पढ़ लिया। अब मिल्टन कोई व्यक्ति है, उसको सारा कैसे कोई पढ़ सकता है? तो मैंने सारा मिल्टन पढ़ लिया, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट आई हैव रेड ऑल द वर्क्स ऑफ मिल्टन, मैंने मिल्टन के सारे वर्क्स को पढ़ लिया। सो आई हैव रेड ऑल ऑफ मिल्टन, दैट मीन्स I have read all of Milton. All of Milton means all works, all the works of Milton. It means all the works of Milton. सारे वर्क्स मिल्टन के मैंने पढ़ डाले। तो मिल्टन सिर्फ वर्ड किससे कनेक्टेड है? सारे वर्क्स से मिल्टन के। तो मैंने आपको बताया था ना, जैसे मैंने ऑल द पीपल ऑफ सिटी की इतना बड़ा लिखने की जगह मैंने क्या लिख दिया? सिर्फ सिटी, की सिटी जो है वो सारे पीपल को डिनोट कर रही थी। वैसे ही मिल्टन जो है अपने सारे वर्क्स को क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है। तो मिल्टन क्या क्लोज कनेक्शन है? क्लोज कनेक्शन किससे? अपने सारे वर्क से। तो मिल्टन वर्क्स लिखने की जगह, मिल्टन के वर्क्स लिखने की जगह हम सिर्फ मिल्टन भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिल्टन एंड हिज वर्क्स आर क्लोजली कनेक्टेड। तो मेटोनिमी क्या होता है बेटा? जिसमें कोई भी जैसे कि मैं अगर कह दूं कि राधिका या फिर राधिका के वर्क्स, तो बात वही होगी कि हम उसके वर्क्स की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मेटोनिमी में जो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड होता है उसको यूज किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड मेटोनिमी। नेक्स्ट, which figure of speech of the followings involves a play upon words? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच क्या करती है? प्ले अपॉन वर्ड्स करती है। प्ले अपॉन वर्ड्स किस लिए किया जाता है? वर्ड शब्दों के साथ प्ले, खेल क्यों करा जाएगा? ह्यूमर क्रिएट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, कोई हंसी मजाक, कोई इस तरीके की चीजें क्रिएट करने के लिए किया जाता है, डबल मीनिंग क्रिएट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, डबल मीनिंग क्रिएट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। प्ले ऑन वर्ड्स इन चीजों के लिए किया जाता है। एंड इट इज अ स्मार्ट और फनी वे, ये एक बहुत ही स्मार्ट और फनी वे कहलाता है चीजों को करने का। तो पन आंसर रहेगा इसका। पन होता क्या है? इट इज अ स्मार्ट एंड फनी वे,
इट इज अ स्मार्ट फनी वे, स्मार्ट और फनी वे होता है ये क्या करने का, स्मार्ट एंड फनी वे ऑफ डूइंग द प्रेजेंटिंग द स्टेटमेंट, स्मार्टली फनी तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना वो कहलाता है पन। तो दिस इज कॉल्ड पन। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द बाइसिकल can't stand alone because it is too tired। ठीक है, अब इधर टू टायर्ड ऐसा साउंड कर रहा है कि जैसे वो बहुत थक गई है बाइसिकल और उसको आराम चाहिए। तो ये कौन सा टू टायर्ड है, टू मतलब ये दो वाला है, इधर टू टायर्ड का मतलब है टू, ये वाला टू, दो वाला। ठीक है, दो टायर्ड यानी टू व्हील्स, किसके, दो व्हील्स है। ठीक है, बाइसाइकिल के क्या कहा जा रहा है कि ये टू टायर्ड है, टू टायर्ड मतलब टू व्हील्स है, इसके दो पहिए हैं। बट ये साउंड कैसा कर रहा है कि बाइसिकल नहीं खड़ी हो पा रही क्योंकि ये बहुत टू टायर्ड है। हमें साउंड कैसी आ रही, समझ में क्या आ रहा है कि ये बहुत थका हुआ है, इट इज टू टायर्ड। सो बेटा इधर हमें क्या क्या मीनिंग मिल रहा है, एक तो हमें समझ में आ रहा है इसमें टू टायर्ड मतलब इधर दो व्हील्स है इसके। ठीक है, बट साउंड क्या कर रहा है, आवाज कैसी लग रही है, टू टायर्ड मतलब यानी कि थका हुआ। तो हमें अंडरस्टैंड क्या मतलब क्या समझ में आ रहा है, ये बहुत थकी हुई है बाइसाइकिल इसलिए खड़ी नहीं हो पा रही। तो बेटा ये पन है, यानी ये खेल करा जा रहा है शब्दों से, ऐसा खेल कि हमें लगे कि बोल ये रहा है पर मतलब कुछ और होता है। तो इट इज कॉल्ड प्ले ऑन वर्ड्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इक्विवोक। व्हाट इज इक्विवोक? अ वर्ड दैट हैज मोर देन वन मीनिंग, एक ऐसा वर्ड जिसके एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं उसको कहते हैं इक्विवोक। So it makes the sentence to be understand in two ways। जो इक्विवोक होता है ये क्या करता है, ये हेल्प करता है एक सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने में इन टू वेज, helps to understand a sentence in two ways। ठीक है, सो अंडरस्टैंड अ सेंटेंस इन टू वेज। ठीक है, अब टू वेज में कैसे करके क्या होगा, क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, टू क्रिएट। ठीक है, टू क्रिएट एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी क्या होता है, टू मीनिंग्स। ठीक है, मल्टीपल मीनिंग्स कह सकते हैं। एम्बिग्विटी क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड टू एड सम क्लेवरनेस, थोड़ी चतुराई से बात करना, टू एड सम क्लेवरनेस। ठीक है, अगर मैं ये लू, शी कैन नॉट बियर चिल्ड्रन। ठीक है, अब इधर बियर का एक मतलब क्या है, शी कैन नॉट बियर चिल्ड्रन। ठीक है, बियर का एक मतलब है कि शी कैन नॉट टॉलरेट द चिल्ड्रन, ये टॉलरेट नहीं कर सकती है चिल्ड्रन को। और एक बियर का मतलब क्या है कि शी कैन नॉट गिव बर्थ, शी कैन नॉट गिव बर्थ टू द चिल्ड्रन। तो दोनों तरीके से ये सेंटेंस को पढ़ा जा सकता है। तो इक्विवोक मतलब ये सेंटेंस को दो टू वेज में पढ़ने में हेल्प करता है। अगर मैं ऐसे पढ़ूं तो इसका मतलब टॉलरेट नहीं कर सकती चिल्ड्रन को, अगर मैं दूसरी तरीके से पढ़ूं तो शी कैन नॉट गिव बर्थ टू द चिल्ड्रन। तो दो तरीके से सेंटेंस को पढ़ने में जो हेल्प करता है वो इक्विवोक होता है। सो आंसर क्या होगा, इट इज अ फॉर्म ऑफ पन। ये किसकी फॉर्म है, पन की फॉर्म है, बिकॉज इट इज अ प्ले ऑन वर्ड्स। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। Which of the following is the correct definition of alliteration? अब alliteration की इसमें से correct definition क्या है? सबसे पहले तो alliteration बेटा होता है repetition of the beginning letters of the nearby words। जो आसपास words रखे जाते हैं nearby, उनके फर्स्ट बिगिनिंग लेटर्स की जब रेपिटेशन होती है तो उसको कहते हैं एलिट्रेशन। अगर वॉवल की रेपिटेशन हो तो वो एसोनेंस कहलाता है, और अगर कॉन्सोनेंट लेटर्स की रेपिटेशन हो तो वो कॉन्सोनेंस कहलाता है। बस इतना फर्क है। तो एलिट्रेशन क्या है इनमें से, इट इज द रेपिटेशन ऑफ लेटर्स और साउंड्स of the
नियर बाय वर्ड्स। ये डेफिनेशन नोट कर लो एलिट्रेशन की, कि एलिट्रेशन का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ द लेटर्स और साउंड्स ऑफ द नियर बाय वर्ड्स। अब कैसे, जैसे कि मैंने आपको पहले के एग्जांपल में भी बताया था, फुल फैथम वाला, उसमें किसकी रेपिटेशन हो रही थी, एफ एफ की रेपिटेशन हो रही थी, तो ये बन गया था एक कॉन्सोनेंस, क्योंकि एफ एक कॉन्सोनेंट साउंड है। और अगर मैं ये वाला लू, अवे अवे फ्लाई टू दी, ठीक है, तो इसमें ए रिपीट हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, एसोनेंस। ये दोनों ही क्या है, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस, ये दोनों ही टाइप है एलिट्रेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट। वो गुड टीचर है बट एक पुअर स्टूडेंट है। तो बेटा इसमें क्या है, गुड, गुड का अपोजिट क्या है, पुअर। ही इज गुड इन स्टडीज, ही इज पुअर इन स्टडीज। तो गुड का अपोजिट दिया हुआ है पुअर, तो दो डिफरेंट क्वालिटीज हो गई, अपोजिट क्वालिटीज हो गई, गुड इन स्टडीज, पुअर इन स्टडीज। ठीक है, टीचर और टीचर का अपोजिट स्टूडेंट, तो दो डिफरेंट अपोजिट पर्सन्स और दो डिफरेंट अपोजिट क्वालिटीज जब दी हो तो क्या बनता है, दो डिफरेंट पर्सन और दो डिफरेंट क्वालिटीज मेंशन की गई हो तो बनता है एंटीथीसिस। किसका एग्जांपल हुआ ये, एंटीथीसिस का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलोन अलोन ऑल अलोन, अलोन ऑन अ वाइड सी। सो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की ये लाइन है बाय एस.टी. कॉलरिज कि अलोन अलोन ऑल अलोन ऑन अ वाइड वाइड सी। ठीक है, तो मैरिनर सी की बात हो रही है, मेराइन की बात हो रही है, तो इट इज द वर्क ऑफ एस.टी. कॉलरिज। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से लाइन ली गई है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से लाइंस ली गई हैं, और बेटा इसमें ए की रेपिटेशन बार बार हो रही है, सो इट इज द रेपिटेशन ऑफ ए। और ए क्या है, एक वोवल लेटर है, एक वोवल साउंड है, और वोवल साउंड जब रिपीट करती है तो क्या होता है, एसोनेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, एसोनेंस। दैट इज अ फॉर्म ऑफ एलिट्रेशन। ये तो बेटा 1000 बार मैं करवा चुकी हूँ, 10,000 आई सॉ एट अ ग्लैंस। बहुत अच्छे से ये पोम भी आपको मैंने पढ़ाई है, बैक पे जाके दे सकते हैं। डेफोडिल्स पोम मैंने अच्छे से आपको पढ़ाई है, उसी की लाइन है ये, बाय वर्ड्सवर्थ। डेफोडिल्स बाय वर्ड्सवर्थ। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा, 10,000 चीजों को वो एक ही ग्लैंस पे देख रहा है। किसको, 10,000 डेफोडिल्स को। क्या प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल टू सी समथिंग एट अ लुक, एक लुक पे किसी चीज को देखना, और वो भी एक झलक में कोई हमें 10,000 चीजें दिखाई दे जाए, सो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो ये क्या है, अतिशुक्ति अलंकार यानी हाइपरबोल का एग्जाम्पल है, बड़ा चढ़ा के बात को बोला जा रहा है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस, आइडेंटिफाई करो किसको, सेंटेंस को, विद अ मेटाफर, एक ऐसे सेंटेंस को जिसमें क्या है, मेटाफर है। ठीक है, अब मेटाफर क्या होता है बेटा, जिसमें क्या होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, उसको मेटाफर कहते हैं। डायरेक्ट कंपैरिजन मतलब मैंने बोल दिया मोहन इज टाइगर, मोहन टाइगर है। ठीक है, डायरेक्ट मोहन को टाइगर बोल दिया, ठीक है, मोहन इज टाइगर, तो डायरेक्ट कंपैरिजन को कहते हैं मेटाफर। और अगर मैं, और इसमें क्या बेटा, सो, लाइक और एज का यूज नहीं होता कंपैरिजन के लिए, इन तीनों का यूज नहीं होता। ठीक है, अब देखिए पहले में हम देखते हैं कहाँ कहाँ पहले देखते हैं सो, लाइक और एज का यूज हुआ है। इसमें क्या है, एज द शिप इज यूजफुल ऑन द सी, सो द कैमल इन द डेजर्ट। सो एज द शिप इज यूजफुल, तो एज है तो सबसे पहले ये कैंसिल होगा। उसके बाद द कैमल इज लाइक द शिप इन द डेजर्ट, कैमल को क्या कहा है, कैमल इज लाइक शिप, तो लाइक आ गया, कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लाइक वाला भी सिमिली बनेगा और एज वाला भी सिमिली बनेगा, और हमें क्या ढूंढना है, मेटाफर। तो मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होगा, जैसे कि मोहन इज टाइगर, तो वैसे ही इधर क्या है, कैमल इज शिप, कैमल को डायरेक्ट शिप कहा गया है, आंसर विल बी ए। ये भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी ए।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सीमोरन? इनमें से ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? ए डेलिब्रेट मिस्टेक, बी फुलिश इडियट, सी ओरिजिनल कॉपी और डी ऑर्गेनाइज्ड मेस। सो ऑक्सीमोरन होता है कि जिसमें दो अपोजिट वर्ड एक साथ रखे हो, ठीक है। डेलिब्रेट मिस्टेक, जानबूझ के गलती करना, ठीक है, जानबूझ के गलती करना। तो दोनों अपोजिट बातें हैं, एक तो जानबूझ के और एक होता है गलती से करना, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीमोरन का। फुलिश इडियट, फुलिश भी है और वो इडियट भी है, दोनों सेम चीजें हो गई, ठीक है। ये एग्जाम्पल नहीं होगा ऑक्सीमोरन का। ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल मतलब असली, कॉपी मतलब नकल, तो अपोजिट बातें हो गई, ऑक्सीमोरन होगा। ऑर्गेनाइज्ड मेस, ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया हुआ, मेसी बहुत डर्टी, डिसऑर्गेनाइज्ड, तो ये भी अपोजिट वर्ड हो गए दोनों, एंड एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीमोरन का, ठीक है। सो इनमें से सेकंड जो है ये एग्जाम्पल नहीं है ऑक्सीमोरन का, सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, which of the following is not an example of onomatopoeia? onomatopoeia जिसमें ओरिजिनल साउंड्स निकलती है, बजिंग की बी जैसे साउंड करती है, बज की साउंड, क्लॉक कैसे टिक 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 की साउंड करता है, तो वो कहलाता है ओनोमोटोपोइया। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल ओनोमोटोपोइया का नहीं है, ये बताना है हमें। पहला, heels are rattling upon the roof, तो रैटलिंग जो है साउंड है, ये एग्जाम्पल है। Kingfisher flew fast like a piece of the blue sky. The bacon sizzled in the pan. Sizzled, sizzling is a sound. The creak of the branches, branches में से किरकिर आवाज आती है ना creaking की, so the creak of the branches, so creaking क्या हो गया, ये भी एक sound हो गई। तो इन सब में क्या है, sound है कहीं ना कहीं, तो साउंड क्या कहलाएगी, ओनोमोटोपोइया। जिसमें साउंड है वो क्या कहलाएगा, ओनोमोटोपोइया। और जो बी ऑप्शन है उसमें कोई साउंड नहीं है, सो इट विल बी, आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन एक्सप्रेशन। आइडेंटिफाई करना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। शी इज ऑल स्टेट्स, शी को क्या कहा गया है, डायरेक्टली कहा गया है, शी इज ऑल, शी क्या है, ऑल स्टेट्स है डायरेक्टली, ठीक है। और ऑल प्रिंसेस को क्या कहा गया, ऑल प्रिंसेस को डायरेक्टली कहा गया है आई, तो डायरेक्ट शी का कंपैरिजन है ऑल स्टेट से, और ऑल प्रिंसेस का डायरेक्ट कंपैरिजन है आई से, बिना सो लाइक और एज के यूज के। सो लाइक और एज नहीं है, सो लाइक और एज होता तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता और सिमिली कहलाता, तो ये डायरेक्टली है कंपैरिजन बिना किसके, सो एज और लाइक के बिना, तो ये क्या है, मेटाफर का एग्जाम्पल है, सो इट इज अ मेटाफर। कहां से लिया गया है ये, जॉन डोन के शी इज ऑल स्टेट्स, ये लिया गया है जॉन डोन के वर्क से। और जॉन डोन का कौन सा वर्क है, द सन राइजिंग। ये बेटा सारी बातें याद रखें, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं साथ साथ बता रही हूँ कि जॉन डोन का वर्क है ये, द सन राइजिंग, शी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस, इसी से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही ले ऑल नाइट ऑन हिज स्लीपलेस पिलो, यानी वो पूरी रात पड़ा रहा अपने स्लीपलेस पिलो पे, वो पूरी रात स्लीपलेस रहा यानी कि जागता रहा, तो ही जो है वो जागता रहा ना, वो स्लीपलेस रहा पूरी रात, पिलो थोड़ी ना स्लीपलेस रहा। तो स्लीपलेस जो वर्ड है, ये जो एडजेक्टिव है, स्लीपलेस क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव किसके लिए आना चाहिए था, ही के लिए, क्योंकि ही नहीं सोया पूरी रात। और आ किसके लिए गया, पिल्लो के लिए, तो एपिथेट मतलब होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, आना किसी के साथ चाहिए था ही के साथ और आ किसी के साथ गया, तो इसका मतलब ट्रांसफर हो गया एडजेक्टिव का, सो इसको कहेंगे ट्रांसफर एपिथेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 21, ही इज अ चीयरफुल पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट होता है जो कि निराशावादी होता है, और चीयरफुल होता है जो कि हैप्पीनेस से,
फुलफिल्ड होता है. सो द पर्सन हु इज फुलफिल्ड विद अ होप, विद अ, जो आशा से भरा हुआ होता है उसको आशावादी चीयरफुल पर्सन कहते हैं, और जो निराशा से भरा हुआ होता है वो पेसिमिस्ट. बोथ अपोजिट टर्म्स आर केप्ट टुगेदर. दोनों अपोजिट टर्म्स हैं और एक साथ रखी गई हैं. कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स जो दो एक साथ रखी जाएं तो उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीमोरॉन. सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन. नेक्स्ट, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड. स्पीच यानी बोलना, ठीक है, स्पीच यानी बोलना और साइलेंस यानी चुप रहना. दोनों अपोजिट बातें हो गई. स्पीच एंड साइलेंस बोथ आर अपोजिट. सो एक तरफ है कि बोलना और एक तरफ है चुप रहना. एक तरफ है कि सिल्वर और एक तरफ क्या है? गोल्ड. सो दो डिफरेंट चीजों की दो डिफरेंट क्वालिटीज हैं. गोल्ड, स्पीच एंड साइलेंस, सिल्वर एंड गोल्ड. सो जब दो डिफरेंट चीजों की दो डिफरेंट क्वालिटीज हो तो इट इज एंटीथेसिस. नेक्स्ट, आई केम, मैंने देखा, मैं आया. आई केम, मैं आया. आई सॉ, मैंने फिर देखा, मैं वहां आया, मैंने फिर देखा और मैंने उसको पूरा कॉन्कर कर लिया. जैसे ही मैंने वो किंगडम देखा मैंने उसको कॉन्कर कर लिया. तो बिल्कुल सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं. पहले वो आया, फिर उसने देखा, फिर उसने पूरा वो कॉन्कर कर लिया. सो द थिंग्स आर गोइंग इन अ सीक्वेंस. जो चीजें हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, द थिंग्स आर गोइंग इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर. चीजें जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही हैं यानी बढ़ते क्रम में जा रही हैं. और जब चीजें इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी रिवर्सल में ना जाके सीधे सीधे जाए, अपने नॉर्मल ऑर्डर में चले, तो उसको कहते हैं क्लाइमेक्स. इट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेक्स. बेटा मान लो इसमें अगर क्लाइमेक्स ऑप्शन ना दिया होता तो बेटा इसमें क्या होता? जैसे आई है, हर एक की स्टार्टिंग में ये क्या क्लॉजेज है, एक क्लॉज, दूसरा क्लॉज, तीसरा क्लॉज. हर क्लॉज की स्टार्टिंग में सेम वर्ड रिपीट हो रहा है, सेम वर्ड रिपीट हो रहा है, सेम लेटर रिपीट हो रहा है हर क्लॉज की स्टार्टिंग में. तो सेम वर्ड जब रिपीट होता है, सेम वर्ड, आई अपने आप में बेटा एक वर्ड होता है. सही बात है, आई अपने आप में एक वर्ड होता है, कंप्लीट वर्ड होता है. आई मैं कह सकती हूँ ना, आई एम हेयर, तो आई अपने आप में वर्ड हो गया. तो हर वर्ड, हर क्लॉज की स्टार्टिंग का वर्ड जब सेम होता है तो आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, तो सेम है, तो इट इज कॉल्ड एनाफोरा. इसको कहेंगे एनाफोरा. ये एक फिगर ऑफ स्पीच है एनाफोरा, जिसके अंदर फर्स्ट वर्ड सेम होता है, हर लाइन का, हर सेंटेंस का या फिर हर क्लॉज का पहला वर्ड सेम होता है. नेक्स्ट, identify the figure of speech in the given expression. He was dreaming dreams to moral ever. Dared to dream before. He was dreaming dreams to moral ever. Dared to dream before. So he was dreaming D, dreams D, dared D and dream D. So D की repetition है हर जगह. सो इट इज द एलिट्रेशन. एलिट्रेशन कहलाएगा डी की रेपिटेशन को क्या कहेंगे हम? एलिट्रेशन. सो इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. डी एक कॉन्सोनेंट साउंड है. अगर एलिट्रेशन ना होता तो आंसर क्या लगाते हम? कॉन्सोनेंस पे, अगर ऑप्शन में कॉन्सोनेंस होता. नेक्स्ट, विथ बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम. बी बी बी, बी की रेपिटेशन हो रही है, बी बी बी. सो इट इज रेपिटेशन ऑफ लेटर बी विच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, जो एक कॉन्सोनेंट है. ठीक है, सो इट बिकम्स अ कॉन्सोनेंस. ये कॉन्सोनेंस बन गया. ठीक है, इधर विद में और विंकिंग में डब्ल्यू भी रिपीट हो रहा है, वो भी एक कॉन्सोनेंट है. तो अगर ऑप्शन में यहाँ हमारे पास कॉन्सोनेंस होता तो हम कॉन्सोनेंस पे ही टिक लगाते, बट ऑप्शन में नहीं है तो हम किस पे जाएंगे? सेकंड ऑप्शन, एलिट्रेशन. नेक्स्ट, द फिगर ऑफ स्पीच बाय मीन्स ऑफ विच अ पार्ट इज मेड टू स्टैंड फॉर अ होल. एक छोटे से पार्ट को, पार्ट इज मेड, एक पार्ट को क्या कह दिया जाता है? इज मेड टू स्टैंड फॉर अ होल इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है सिनिक डॉग. सिनिक डॉग क्यों? बिकॉज जैसे कि मैंने बोला कि
ब्रिंग माई व्हील्स, ब्रिंग माई व्हील्स, तो व्हील से मेरा क्या मतलब है? ब्रिंग माई कार। जो व्हील है, जो पहिया है, वो किसको डिनोट कर रहा है? कार को। तो कार का कोई पार्ट है, कार का सिर्फ एक वो पार्ट है। जो व्हील होता है वो कार का सिर्फ, पूरी कार का सिर्फ एक पार्ट है। जो जब पूरी कार का एक पार्ट किसको डिनोट करे? पूरी कार को डिनोट करे, होल कार को, तो वो कहलाता है सिनिक डॉग। जैसे एक डंडा है, उसका ये टुकड़ा है, अगर मैं ये टुकड़ा इस डंडे में से ही निकाला है मैंने, ठीक है, ये जो टुकड़ा है ये इस डंडे, इस पूरी स्टिक का ही पार्ट है ये टुकड़ा। तो मैं अगर इस टुकड़े को नाम लूं, इस टुकड़े का नाम लूं, तो इसका मतलब मैं पूरी डंडी की बात कर रहा हूं। तो एक छोटा सा पार्ट पूरी चीज को डिनोट करे, उसको कहते हैं सिनिक डॉग। नेक्स्ट, आई बेबल ऑन द पेबल्स, आई मरमर अंडर द मून एंड स्टार्स। आई बेबल ऑन द पेबल्स, बेबलिंग इज द साउंड, मरमरिंग इज द साउंड। ये दोनों क्या है? साउंड्स हैं, नेचुरल साउंड्स हैं। और जहां भी किसी चीज की नेचुरल साउंड निकलती है, चाहे बी की बजिंग हो, चाहे लैपिंग की साउंड हो, चाहे टिक टिक की साउंड हो, वो कहलाता है ओनोमोटोपोइया। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। अब पेशेंस जो है वो रिप्लाई कर रही है, पेशेंस जवाब दे रही है, पेशेंस रिप्लाई कर रही है। पेशेंस क्या एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, एक भाववाचक संज्ञा है। एब्स्ट्रैक्ट थिंग जब रिप्लाई करती है तो एब्स्ट्रैक्ट थिंग इज बिहेविंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग। रिप्लाई कौन देता है? ह्यूमन बीइंग रिप्लाई देता है, एक इंसान रिप्लाई देता है। तो जब ह्यूमन ट्रेट दिखाए कोई चीज, कोई नॉन लिविंग चीज या एब्स्ट्रैक्ट चीज ह्यूमन बीइंग का ट्रेट दिखाए, तो दैट बिकम्स पर्सोनिफिकेशन, तो वो पर्सोनिफिकेशन बन जाता है। स्ट्रेंज साइट्स इनविजिबल टू सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंज साइट्स कहा गया है। बेटा स्ट्रेंज होता है अजीब, स्ट्रेंज अनदेखी, स्ट्रेंज साइट्स। अब स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज यानी कुछ, हम कहते हैं ना कुछ स्ट्रेंज सा पड़ा हुआ है, कुछ अजीब सी चीज पड़ी हुई है, कुछ हमारे घर में कोई काला जादू कर गया है क्या, कुछ स्ट्रेंज सा, मतलब कुछ अजीब सा दिख रहा है, तो कुछ अजीब दिखने वाले को स्ट्रेंज कहेंगे। और साइट क्या होती है? ब्यूटीफुल साइट्स, जो देखने लायक हो। तो एक चीज जो स्ट्रेंज हो, जो भद्दी सी हो, जो स्ट्रेंज सी हो, जिसे देखना ना चाहे कोई, और एक ऐसी चीज जिसे कोई देखना चाहे, तो दोनों अपोजिट बातें हो गई। और जब दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ रखे जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? दे बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन के, उनकी ऑक्सीमोरॉन में दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स एक साथ रखे जाते हैं, तो इट बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। बट अगर हमारे पास ऑक्सीमोरॉन नहीं है एग्जाम्पल में, तो वी कैन गो फॉर पैराडॉक्स। हम दोनों जो टर्म्स है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ओ जो है, ओ में क्या कर रहा है? ओ में इधर लगा है कॉमा, और कॉमा और एक्सक्लेमेशन, कॉमा एंड एक्सक्लेमेशन, ये दोनों ही किसके साइन है? दीज बोथ आर द साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी। दोनों तरह से, कॉमा से भी और एक्सक्लेमेशन से भी, दोनों ही तरीके से हम एड्रेस कर सकते हैं किसी चीज़ को। और इस क्वेश्चन में एड्रेस किया जा रहा है वेस्ट विंड को, इशारा किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है वेस्ट विंड को। सो एड्रेसिंग की जा रही है वेस्ट विंड की। तो एड्रेसिंग जहाँ होती है वहाँ एपोस्ट्रोफे फिगर ऑफ स्पीच होती है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा चैनल A1 इंग्लिश 360 डिग्री, हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।